हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। माई गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अंकित सर। और कैसी चल रही सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। मेहनत करते हैं हम लोग। हम लोग आपस में मिलकर मेहनत करते हैं, जिसका रिजल्ट जो होगा बहुत पॉजिटिव आएगा। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो किसके साथ होगा बेटा? वो माई गुरु के साथ होगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है, अभी तक आपको स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। एग्जांपल भी कराए, उसकी डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करा दी। आप कुछ क्वेश्चन करिए, जो डाउट है कमेंट बॉक्स पे आप डालिए, वो आपको उसका सोल्यूशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब जो हम लोग लेक्चर की आज बात करने जा रहे हैं, जिस लेक्चर की उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। वो कौन कौन सी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जिसका हम फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एक केमिस्ट्री का, जो एग्जाम में या मेंस में या नीट में आता है, एडवांस में आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है मेनली उसको हम दो पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा दो पार्ट है बेटा? ये ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड कर लेंगे बेटा। ग्रुप ए में कंसंट्रेशन के वो सभी टर्म्स आते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं। और जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं बेटा कैसे होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से उन पर चेंज होता है। अब ग्रुप बी में कौन आते हैं बेटा? मास रिलेटेड आते हैं, जो मास पे डिपेंड करते हैं और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बेटा। अब बात यह आती है वो कौन कौन से कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है बेटा हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सबसे पहला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको लिखते हैं परसेंटेज वी बाई वी से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है मोलैरिटी। क्या होता है बेटा? मोलैरिटी, कैपिटल एम से लिखते हैं इसको। लास्ट होता है नॉर्मेलिटी। क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी, इसको लिखते हैं कैपिटल एन से। तो ये हमारे चार टर्म्स ऐसे हैं कंसंट्रेशन के जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हमारे वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं और टेम्परेचर बेटा क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। अब जो हमारे मास रिलेटेड आते हैं उनमें से सबसे पहला नंबर है परसेंटेज मास बाई मास। क्या होता है बेटा? परसेंटेज मास बाई मास, इसे लिखेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। नेक्स्ट होता है बेटा मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन, इसको काई से डिनोट करते हैं। और लास्ट वन होता है बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये चार टर्म्स जो हमारे होते हैं, ये कंसंट्रेशन की बेटा ये किस पे डिपेंड करते हैं? मास पे डिपेंड करते हैं। और ये चार टर्म किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। अब हम एक एक कंसेप्ट की बात करेंगे, उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, कई सारे फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। ठीक है ना। हमारा टारगेट है अच्छे कंसेप्ट देना, जिससे जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है वो विद इन टाइम खत्म हो जाए, विद इन टाइम उसको सही से सॉल्व कर ले और उसके आंसर फिलअप कर ले, बिल्कुल सही सही आंसर, जिससे कि हम फिजिक्स और मैथ पे अच्छे या फिजिक्स और बायो पे ध्यान दे पाए, जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। हम आईआईटी या मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां हम पहुंच सकें और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। जो हमारा बेटा सबसे पहला नंबर है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको आप जल्दी से नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम अलग अलग कंसेप्ट की इसमें बात करेंगे। सबसे पहला नंबर है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ट्रिक के साथ समझाऊंगा आपको, आप बिल्कुल देखते जाइए, बहुत मजा आएगा, शानदार तरीके से पढ़ने में मजा आएगा आपको कंसंट्रेशन का टर्म्स। सबसे पहला नंबर है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम? इसका मतलब होता है, इसमें जो पहला वॉल्यूम होता है बेटा, जरा ध्यान सुनना, इसमें जो फर्स्ट वाला वी होता है, ये वी किसका होता है बेटा? ये वी होता है सॉल्यूट का, और ये वाला जो वी होता है ये किसका होता है बेटा? सॉल्यूशन का।
जो पहला वाला वी होता है बेटा किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, ये वाला वी किसका होता है, सॉल्यूशन का। क्या बोलते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 100, इसे बोलते हैं परसेंटेज वी बाई वी। ठीक है, अगर यहां पर इसको हम 100 लीटर रख देते तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसका, किसके इसको आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अगर हमसे एग्जांपल पूछा जाए कि बेटा जरा बताओ 30% वी बाई वी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 लीटर सॉल्यूशन में 30 लीटर किसका वॉल्यूम है बेटा, सॉल्यूट का वॉल्यूम है। 100 लीटर सॉल्यूशन में इसका जो वॉल्यूम है बेटा किसका है, 30 लीटर वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का है, और बचा 70 लीटर किसका है, वो सॉल्वेंट का है। क्योंकि आप याद रखना वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें वॉल्यूम सॉल्यूट या सॉल्वेंट का दिया हो तो आप सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। 30% वी बाई वी का मतलब क्या होता है बेटा, 100 लीटर सॉल्यूशन में 30 लीटर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब सेकंड नंबर आता है बेटा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। यही यहां भी सेम थिंग्स होती है, सेम चीज होती है। ये जो W होता है बेटा वो किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, और ये जो वॉल्यूम होता है बेटा किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। आप क्या बोलोगे, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बात क्लियर है आपको, तो आप डब्ल्यू बाई वी को क्या बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड नंबर बेटा क्या आता है, थर्ड नंबर में आता है आपका मोलैरिटी। क्या आता है बेटा, थर्ड नंबर में आप पढ़ोगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी को हम एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है बेटा ये, मोलैरिटी इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको ये वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या करेंगे बेटा, हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे, v ऑफ ml इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी हमें क्या पता होता है बेटा, वॉल्यूम सॉरी मोल ना देके सॉल्यूट के हमें मास दिया होता है, तो आपको पता है मोल बराबर मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू क्या लिखोगे बेटा, 1000। यहां से हमने जो बात की किसकी बात कर ली बेटा, मोलैरिटी की बात की। मोलैरिटी इक्वल टू क्या बोला हमने, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या बोल सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब जो हम लोग बात करेंगे लास्ट वन है हमारा, फोर्थ नंबर है नॉर्मेलिटी की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। अच्छा हाँ बेटा, इसकी जो यूनिट होती है मोलैरिटी की बेटा, यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। क्या यूनिट होती है बेटा इसकी, मोलर यूनिट होती है। हेलो हेलो जी सर। तो हाफ ऑफ आवर की मैंने दी है, और ये एक एक टॉपिक है, मतलब एक एक कंसेप्ट है। जैसे 60 कंसेप्ट की बात की हमने, तो एक एक कंसेप्ट दिया मैंने। हम्म हम्म। तो एक मतलब वो कैसे अपलोड करेंगे आप बताइए। हाँ तो हो जाएंगे फिर कल से, तो आपको 3 दिए, स्टार्टिंग में 2 करने पड़ेंगे हमें। हम्म हम्म हम्म। एक दिन 2 लेक्चर करने पड़ेंगे, सही कह रहे हैं आप। जी, बाकी मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं बता ही रहा था मैं।
हाँ बेटा, जो हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, नॉर्मल होती है। क्या होती है बेटा इसकी यूनिट, नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होते हैं, W अपॉन E, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम। अगर ml में है तो यहां बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या कैलकुलेट आ जाएगा, हमारा नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, आपका जो ई के बारे में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इक्विवेलेंट मास के बारे में हमने पिछले लेक्चर पे प्रॉपर तरीके डिस्कस किया है। जो ई है कैसे निकालते हैं, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है बेटा, W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। याद रखना, एक चीज याद रखना, जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसका रखते हैं, आप जिसका मास रखोगे, जिसका मास कैलकुलेट करते हो, उसी का आप इक्विवेलेंट मास रखते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्या बोला, जिसका मास रखते हैं उसी का इक्विवेलेंट मास रखते हैं। तो ये हमने जो बात की बेटा किसकी कर ली, जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स थे, या वो जो टर्म्स हमारे वॉल्यूम रिलेटेड थे, इन चारों कंसेप्ट की बात की हमने। अब हम क्या करेंगे, अब एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे, एक दो एग्जांपल की बात करेंगे, जो सिंपल एग्जांपल है हमारे, जो बेसिक्स एग्जांपल उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम मोलैरिटी से रिलेटेड करेंगे कि हम मोलैरिटी में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप अच्छे से लिखो और उसको विद इन सेकंड सॉल्व करो कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ calculate the molarity of 36 gram, calculate the molarity of 36 gram H2SO4 solution, 36 gram H2SO4 solution in 75 ml of aqueous solution of H2SO4। आपसे कह रहे हैं कि 36 ग्राम H2SO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है किसमें, 75 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको यहां पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है 75 ml, यहां पर इसका मास दिया हुआ है, कितना मास दिया 36 ग्राम। कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में है तो इनटू क्या बेटा करते हैं, 1000 कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मास कितना दिया है बेटा, 36 दिया हुआ है। 36, एक काम करो बेटा 49 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। चलो यहाँ पे कर देते हैं, चेंज कर लेना, 49 अपॉन इसका मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास, 49 अपॉन 98 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका बेटा 75 ml इंटू 1000। ठीक है, कैलकुलेट करो, ये 1/2 हुआ। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 3 इक्वल टू 40, यहां से कैलकुलेट करो 2 आ गया, कितना आया बेटा 20/3 मोलर आएगा। कितना आएगा बेटा, H2SO4 का मोलैरिटी आएगी 20/3 मोलर आएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जो हम लोग अगले कंसेप्ट की बात करेंगे, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है कि आपसे पूछेगा कि परसेंटेज मास बाय मास का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है। फिर आपसे पूछेगा कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता हो या मोलैरिटी पता हो तो आपसे मोलैलिटी या मोलैरिटी पूछ ले। अगर आपको कभी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हो या मोलैलिटी दी हो तो आपस में एक चीज पूछ सकता है। ठीक है ना। तो अगली हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, परसेंटेज मास बाय मास की बात करेंगे। तो परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू क्या होता है, देखो जरा बेटा ध्यान से, परसेंटेज मास बाय मास में ये जो W होता है बेटा किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। किसका होता है, सॉल्यूट। और ये जो W होता है किसका होता है बेटा, वो ये सॉल्यूशन का होता है। किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कैसे लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
ये क्या है बेटा, परसेंटेज W/W। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए 20% W/W, बच्चों को इतने देखते उनको अटैक पड़ जाता है, लेकिन आपको नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको पता है कि यहां पर जो 20 है, इसका मतलब क्या है, 100 किलोग्राम में 20 ग्राम क्या है बेटा, वो 20 किलोग्राम क्या है बेटा, ये 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का मास है। बचा हुआ 80 ग्राम किसका बेटा मास है, वो किसका है, वो सॉल्वेंट का मास है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी की बात करेंगे। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बात आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट जो होती है वो होता है मोलर, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे यहां पर क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। यहां पर सॉल्यूशन की बात ना करके हम बात करते हैं सॉल्वेंट की बात। क्या बोलते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन W किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात करेंगे, याद रखना बेटा, मोलैलिटी के फॉर्मूले में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वहां पर बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर किलोग्राम में दिया है तो कोई बात नहीं, अगर ग्राम में दिया है बेटा तो क्या करोगे, चेंज कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू बेटा क्या कर लोगे, 1000 कर लोगे। कोई टफ नहीं होता यार, सिंपल सा मतलब है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या मतलब है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एक दे दिया जाए एग्जांपल के तौर पे, आपसे बोल दिया जाए एक सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम हमारा क्या है, 30 ग्राम HCl है, और 10 ग्राम क्या है बेटा, इसमें 10 ग्राम NaOH है। तो 10 ग्राम NaOH का मतलब क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी भी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है हमारा। ठीक है बेटा, हमने बात क्या कर ली, परसेंटेज मास बाय मास की बात की, हमने मोलैलिटी की बात की। मोलैलिटी मैंने क्या बोला, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, वही क्या होती है, उसकी मोलैलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे बेटा, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। पहले मैं आपको सभी कंसेप्ट, सभी फॉर्मूले डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं इनके एग्जांपल की बात करूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे अच्छे एग्जांपल की बात करूंगा। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर इसका कंसेप्ट है, वो है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, इसकी बात हम मिक्सर में करते हैं, कि किसी भी मिक्सर में अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं तो हर कंपोनेंट का कितना मोल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट हो रहा है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जो हम लोग डिनोट करते हैं बेटा काई से करते हैं। किससे करते हैं, काई से। रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते टाइम एक्स बोल जरूर देते हैं, लेकिन असलियत में होता क्या है बेटा, काई होता है। चलो एग्जांपल समझते हैं। एक कंटेनर है बेटा, ध्यान समझना, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लिया 2 कंपोनेंट है, ए और बी, मिक्स है आपस में। ए के जो मोल्स है बेटा वो कितने हैं, Na, और जो बी के मोल्स है बेटा वो कितने हैं, Nb। ए के मोल्स को हमने क्या बोला, Na बोला, बी के मोल्स को क्या बोला, Nb बोला। ये आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए, आपस में डिसॉल्व हो गए, तो आपसे बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उस कंपोनेंट के मोल अपॉन जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके क्या करो, आपस में मोल्स को ऐड कर दो, तो उस कंपोनेंट का क्या आ जाता है बेटा, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, उसका मोल फ्रैक्शन आ जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग, ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या बोलोगे बेटा, किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, बी का, तो बी के मोल्स लिखो ऊपर अपॉन टोटल मोल्स लिख लो Na प्लस Nb। दूसरी चीज नेक्स्ट क्या है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में उन सभी का जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन की जो ऐड होके वैल्यू आती है बेटा हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो याद रखना समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n कितना आता है, हमेशा 1 आता है। कितना आता है बेटा, हमेशा 1 आता है। याद रखना कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। याद रखना जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट ही नहीं है। भाई मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या हुआ, मोल 0 हो गए, मोल 0 होने का मतलब क्या है, कोई कंपोनेंट ही नहीं है। भाई मोल्स कैसे किसी 0 हो सकते हैं, अगर कंपोनेंट ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, 0.1 0.2 ग्राम, 0 तो नहीं होगा ना। अगर मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या है, कंपोनेंट ही नहीं है बेटा। और मोल फ्रैक्शन 1 क्या है, मोल फ्रैक्शन सम क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन सम 1 आता है।
अब हम लोग जो बात करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन की बात कर ली हमने, बोला कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है। नेक्स्ट चीज क्या बताइए आपको, जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है बेटा। अब हम लोग चौथे नंबर की बात करेंगे, पीपीएम की बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान से समझना आप, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जितने भी कंसिडरेशन के टर्म्स हैं, आपको इसका जो डर है आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा आज का लेक्चर देखने के बाद। आप दिल पे हाथ रखिए, सोचोगे हाँ सर ने कितना शानदार तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हर चीज को। वो सभी कंसिडरेशन के टर्म जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जहां पे हमें क्वेश्चन आता है तो मतलब टफ लगता है, वो आज के बाद बेटा आपको टफ नहीं लगेगा जब आप इस वीडियो को देख लोगे, ठीक है ना। और वो कहां पॉसिबल है, वो मेरे से पढ़ने के बाद पॉसिबल है, माई गुरु में पॉसिबल है बेटा, ठीक है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब होता है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, समझना, it is the mass of solute present in 1 millionth part of mass of solution। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है बेटा, 10 की पावर 6। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन का 10 की पावर 6। क्या बोलोगे, इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। 1 मिलियन पार्ट मास का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर 10 की पावर 6 रख दो, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको किसी का पीपीएम निकालना है तो क्या करोगे बेटा, वहां पर उसका मास रखोगे सॉल्यूट का अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन रखोगे इनटू 10 की पावर 6। इस पूरे कंसेप्ट में एक चीज हमने देखी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा सॉल्यूशन ही आ रहा है, चाहे वो मास हो या वॉल्यूम है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें जो डिनोमिनेटर है बॉटम है, वहां पे क्या आता है बेटा, वहां पर आता है उसका सॉल्वेंट का मास, और वो होता है मोलैरिटी। तो इस चीज को याद रखना। तो ये हमारे हो गए सभी कंसंट्रेशन के टर्म्स, 8 कंसंट्रेशन के टर्म्स हमने डिस्कस किए, आपको 4 डिस्कस किए वॉल्यूम रिलेटेड वाले और 4 डिस्कस किए हमने मास रिलेटेड, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है हमें टफ, हमारे लिए टफ हो जाता है उसको कैलकुलेट करना, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं लिखा रहा हूं, हमेशा याद रखना, आपसे कुछ जो पूछा हो उसको इसको इक्वल कर देना। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, इनमें से इन तीनों में से बेटा आपसे कोई एक पूछ रहा हो, दूसरा एक चीज गिवन हो, दूसरा पूछ रहा हो, मैंने क्या बोला, इन तीनों क्वांटिटीज में, नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में किसी एक क्वांटिटी की आपसे पूछा हो, उसकी वैल्यू पूछी हो और एक कितनी हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेटा याद रखना, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाय वी इंटू 10 इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बोला, अगर आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या परसेंटेज W बाई V में कुछ भी पूछा हो, एक चीज गिवन हो और दूसरी चीज पूछी हो, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, इन जो पूछा हो उन दोनों को आप क्या कर देना बेटा, इक्वल कर देना, ठीक है। एक चीज समझ लो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। आपको n फैक्टर निकालना बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझाया पिछले लेक्चर में, मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में। तो आपको जो भी मोलैरिटी पता हो उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगला कंसेप्ट, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन है परसेंटेज मास बाय मास या नॉर्मेलिटी या बेटा मोलैरिटी, इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन हो, दूसरी चीज पूछी हो, तो क्या करोगे, सेम थिंग्स, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू, बस यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। यहां पर क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कराते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है, बाकी इक्वल होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दो कंसेप्ट हमारे कौन कौन से, नॉर्मेलिटी, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, परसेंटेज वेट बाय वेट का। फर्क कितना होता है, इस वाले कंसेप्ट में डेंसिटी का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई होता है। तो आप इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके रिलेशन निकाल सकते हो, क्या बेटा, कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10, याद रखना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10। अगर आप सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है।
अगर आपको वेट बाई वेट की वैल्यू दिया हो परसेंटेज, अगर आपको सोल्यूशन की डेंसिटी दी हो तो आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज वेट बाई वेट की वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप लोग, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से आप यूज कर सकोगे। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, 1 मिनट बेटा बोल रहा हूं क्वेश्चन आपको। हाँ, राइट डाउन। क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरा है, सॉरी, जो क्वेश्चन आपको देना चाहता था ये क्वेश्चन वो नहीं है, 1 मिनट रुकना बेटा। आप इसको जल्दी से बेटा नोट करो। हाँ, मिल गया। देखो क्वेश्चन लिखो, इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। और इस कंसेप्ट पे बेस बेटा कई साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, एक साल छोड़े क्वेश्चन तो आ ही रहा है इस पे। और भी क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बैंक आपको जो डीपीपी मिली उसमें हैवी क्वेश्चन 98% वेट बाई वेट करके क्वेश्चन दिया होगा। इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, a solution of glucose in water, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.20 ग्राम पर ml। आपसे कह रहे हैं कि मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। आपसे कह रहे हैं बेटा कि मोलैरिटी को फाइंड आउट करो। कैसे करोगे मोलैरिटी को फाइंड आउट, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आपको कौन सा फॉर्मूला दिया वेट बाई वेट का, तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेट बाई वेट का करेंगे। आपसे पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछी है, तो क्या करोगे, वेट बाई वेट और मोलैरिटी को क्या करोगे, उनके फॉर्मूलास को इक्वल कर दोगे। कैसे इक्वल करोगे, परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू 10 इंटू डी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा बेटा, यहाँ पर सॉल्यूट हमारा होगा क्या कहते हैं, ग्लूकोज। कैसे ग्लूकोज होगा, क्योंकि वाटर में देख रहे हैं, वाटर में ग्लूकोज मिक्स है, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, ग्लूकोज क्या है हमारा सॉल्यूट है। तो कितना रखो, ग्लूकोज का मास कितना होता है, मोलर मास 180 होता है। परसेंटेज वेट बाई वेट बेटा कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 10 इंटू आपको कितना दिया डेंसिटी बेटा, 1.2 डेंसिटी दी है, तो मोलैरिटी इंटू 180 हो गई। ठीक है बेटा, यहां से ये हटाओ, यहां से 10 हटा दो, आप कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो मोलैरिटी इक्वल टू आ गया 12/18। 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2/3 मोलर। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अप्लाई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करते हैं आपको आ गया होगा। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर अब परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है, अब कैसे सॉल्व करें। यार कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको ट्रिक बता दी, अप्लाई करो, आंसर निकालो और सिलेक्शन लेके अपना कॉलेज पहुंचो। ठीक है ना। अब लोग बात करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की। अगर हमसे कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मोलैरिटी या मोलैलिटी में एक देकर दूसरा पूछ रहे तो कैसे करेंगे। अगर हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, लेकिन हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है आपको सिलेक्शन दिलाना, हमारा काम है आपका एक बेहतर भविष्य बनाना। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालो बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बेटा वेट 1 सेकेंड, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की बात करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में एक डेटा गिवन हो, दूसरा डायरेक्ट पूछ ले तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, राइट डाउन, मोलैलिटी जो इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ
किसका मोलर मास रखोगे बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करोगे? स्मॉल m इज इक्वल टू क्या करोगे? ये स्मॉल m क्या है बेटा? स्मॉल m है हमारा मोलैलिटी। लिटी और रिटी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। ये है हमारा मोलैलिटी, ये है बेटा हमारा मोलैरिटी, ये है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और ये हमारा मोलर मास है सॉल्यूट का। तो आपको क्वेश्चन का भी मोलैरिटी एक चीज गिवन हो, कैसे करोगे? एग्जांपल की बात करेंगे। इसका आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राइट डाउन, एक तो छोटा सा एग्जांपल है, लिखो बेटा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, कैसे वो आपको बोल रहा हूं। द डेंसिटी ऑफ the density of 3 molar solution, the density of 3 molar solution of NaCl, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml. Calculate the molality, कैलकुलेट द मोलैरिटी। देखो कैसे करोगे। आपको दिया है मोलैरिटी, आपको दिया है सॉल्यूशन की डेंसिटी, और आपसे क्या पूछा है बेटा? मोलैरिटी पूछिए। मतलब आपसे मोलैरिटी पूछिए, मोलैरिटी गिवन है, कैसे रखोगे? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला उठा के रख दो। कैसे रखोगे बेटा? m इज इक्वल टू कैपिटल में कितना दिया हुआ है? 3000 इंटू 3 अपॉन 1000 इंटू 1.25 माइनस 3 इंटू मोलर मास। सॉल्यूट कौन है बेटा? वहां पे NaCl है। NaCl का मास कितना होता है इसका? 58.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर बेटा? 2.7 मोलर आएगा। कितना आएगा बेटा? 2 जब इसको डेटा सॉल्व करोगे, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे आप, तो कितना आएगा बेटा? 2.79 मोलर क्या आएगी? इसकी मोलरिटी आएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे ही अगला कंसेप्ट है हमारा कि अगर हमसे कभी भी मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी में एक चीज पूछ ली, दूसरी की हमसे गिवन डेटा गिवन हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां पर हेडिंग डालो बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर है? रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो आपसे कह रहे हैं कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा याद रखना इस कंसेप्ट को। क्या दिया है आपको? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल से आपको बेहतरीन समझ में आएगा। राइट डाउन, एक एग्जांपल लिखो। व्हाट इज द, राइट डाउन एग्जांपल की बात, व्हाट इज द mole fraction, what is the mole fraction of the solute, what is the mole fraction of the solute in 2.5 molar aqueous solution। सॉल्यूशन एक्वस का मतलब क्या हो गया? वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट है, दूसरा कंपोनेंट है वो एज अ सॉलिड प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब देखो बेटा, आपको क्या गिवन है इसमें? मोलैलिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 2.5 मोलर। ठीक है, रख दो। 2.5 इज इक्वल टू 1000 इंटू, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, 1000x इंटू 1 माइनस x इंटू, ठीक है बेटा, किसका निकालना है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में कितना रखोगे बेटा? यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? एक्वस मतलब वाटर है, कितना रखोगे बेटा? 18 रखोगे। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 बढ़ाओ,
25 फोर द 100 और 0 0। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको जरा। तो 18 माइनस 18 इंटू काई इज इक्वल टू 400x। मैं x बोल रहा हूं इसको फिलहाल के लिए। तो 18 इज इक्वल टू 418x। x इज इक्वल टू बेटा आएगा 18 अपॉन 418। जब इसके डेटा सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेट हो गया आएगा 0.043। क्या आएगा बेटा? 0.043। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा सॉल्यूट का? 0.043 आएगा। यार कोई टफ नहीं होता कंसिडरेशन टर्म्स, लोगों को टफ लगता है। आप पढ़ रहे हो, आपने खुद फील किया होगा कि मैं अभी लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, कोई ऐसा हमने टॉपिक छेड़ा हो, कोई टॉपिक ऐसा बताया जो आपको टफ लगा हो। टफ से टफ टॉपिक को इजी करके आपको आपके सामने डिस्क्राइब किया है बेटा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में कोई भी टॉपिक आप जो जितना टफ से टफ आपको लगता है उस टफ टॉपिक को इजी करके आपको पढ़ा सकता हूं जे एडवांस ओलंपियाड लेवल तक का। इसलिए आपसे कह रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा चैनल मिला है आपको, बहुत अच्छा ई गुरु मिला है अंकित तिवारी के फॉर्म में, जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, वो भी आपकी और हमारी मेहनत दोनों से बेटा। ठीक है ना? हम आपको जितना वर्क देंगे आप उतना करना। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहां मिलेगा, आपको डीपीपी के फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में, लाइव क्लास के फॉर्म में। बस मेहनत आपको करनी है, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रिलेशन आपने निकाल लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन से बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। वो क्वेश्चंस आते कैसे हैं देखो, मिक्सिंग प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सिंग प्रॉब्लम। तो हेडिंग डालो मिक्सिंग प्रॉब्लम, हेडिंग पड़ेगी मिक्सिंग प्रॉब्लम। हेडिंग डालो बेटा मिक्सिंग प्रॉब्लम। कैसे हम मिक्सिंग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं बेटा? देखो, मिक्सिंग प्रॉब्लम में अब हम कैसे बात करेंगे। मान लिया कि हमारे पास एक कोई कंपोनेंट है, उसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। कोई दूसरा कंपोनेंट है, उसकी m2 वॉल्यूम मोलैरिटी वॉल्यूम v2 है। कोई तीसरा कंपोनेंट है, उसकी मोलैरिटी m3 है, वॉल्यूम v3 है। आपने क्या किया, एक चौथा कंटेनर लिया, आपने इन तीनों को उसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जो हमारे कंपोनेंट है वो सेम है, सेम नेचर के हैं, ध्यान रखना, या तो एसिड ही है सभी या तो बेस है सभी। तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी बताओ और इसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या हो। जो सॉल्यूशन मिक्सिंग करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगी बेटा। तो कैसे सॉल्व आउट करोगे? आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आपको अगर आपको सीधे आपको मोलैरिटी ही निकालनी रिजल्टेंट, तो कैसे निकालोगे? फॉर रिजल्टेंट मोलैरिटी बेटा क्या करोगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। क्या करोगे, इन तीनों के MEQs को जोड़ दो, मिली इक्विवेलेंट्स को जोड़ दो। मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बोलते हैं। इनको ऐड करके टोटल वॉल्यूम कर दो, क्या बेटा आ जाएगा आपका, कैलकुलेट होके आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर आपसे पूछता है बेटा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बताओ, क्या पूछता है क्वेश्चन में, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगी। और आपको पता है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी केस में क्या लगाओगे, n1v1, क्या लगाओगे, n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो मोलैरिटी गिवन है अलग अलग, तो आपको पता है यार कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हम अलग अलग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं उसकी मोलैरिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा सोल्यूशन का, उस सोल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो जाएगी यहां से। ठीक है बेटा, ये थी मिक्सिंग प्रॉब्लम। ये तो था कि अगर हमारे सभी सेम नेचर के, इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इस पे एग्जांपल लिखो जरा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आ चुका है क्वेश्चन ये। राइट डाउन, हाँ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 ml HCl and 3 molar HCl should be mixed to get
1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl। आपसे कह रहे हैं कि 10 मोलर HCl 10 मोलर 10 ml सॉरी 10 मोलर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ ये ml नहीं बेटा मोलर है। 10 मोलर HCl और 3 ml HCl का वॉल्यूम क्या होगा कि जब इनको हम मिक्स करें तो 1 लीटर और 6 मोलर HCl मिले। तो बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी है, रिजल्टेंट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। तो चलो मान लो कि यहां सॉल्व कर देता हूं। मान लिया बेटा कि जो 10 मोलर HCl है इसका वॉल्यूम कितना है, x लीटर है, और जो आपका 3 मोलर HCl इसका वॉल्यूम कितना है, 1 माइनस, टोटल कितना है 1 है तो 1 माइनस x हो गया। 10 मोलर HCl का जो वॉल्यूम हमने मान लिया बेटा कितना माना, x1 वॉल्यूम मान लिया, x1 लीटर, और 3 मोलर HCl का बेटा कितना मान लो 1 माइनस x लीटर। आपको मैंने पढ़ाया रिजल्टेंट मोलरिटी बराबर क्या होता है, m टोटल इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फंड आउट लगा दो, कैसे लगाओगे बेटा, देखो आपको रिजल्टेंट दिया है m टोटल v टोटल, आप यहां पर ये v टोटल ही तो लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही तो हो जाएगा। क्या लिखोगे, m रिजल्टेंट v रिजल्टेंट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट मोलरिटी है 6 मोलर, वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू m1 कितना है 10, इसका तुमने क्या माना x प्लस x मान लो 1 नहीं, प्लस 3 इंटू 1 माइनस x। जब यहां से सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, जो x की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो तुम्हारी आएगी 3/7। कितना लीटर आ जाएगी, 3/7 लीटर। तो बेटा 1 माइनस एक्स कितना आएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा आपका 4/7। इसका मतलब है कि 10 मोलर HCl को कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, 3/7 लीटर की, और इसके कितने लीटर की जरूरत है आपको, 4/7 लीटर की। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो कि वहां आपको कम टाइम में करना होता है, जल्दी से करना होता है, जल्दी से क्वेश्चन पे स्ट्राइक करना होता है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करके एक सही आंसर निकाल के उसको फिल करना होता है बेटा। ठीक है ना, वो हम कैसे करेंगे, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको माई ई गुरु यूट्यूब चैनल पे जितने भी आपके एक्सपर्टीज टीचर हैं वो सभी आपको अच्छे से पढ़ा के आपका हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप घबराओ नहीं बेटा, सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे, जीत हमारी ही होगी। ठीक है बेटा, ये हमारी बात होगी मिक्सिंग प्रॉब्लम की। अब बात ये आती है, अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करें, अगर हम कुछ एसिड्स ले लें कुछ बेस ले लें अलग अलग और फिर इनको एक साथ मिक्स कर दें, तो हम कैसे उनकी मोलरिटी और उनकी कैसे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, और हमसे पूछेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, कैसा है, तो उसकी बात हम यहां करेंगे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी हेडिंग डालो आप, हेडिंग पड़ेगी रिजल्ट मिक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ एसिड एंड बेस। एक कंटेनर है, उसमें कोई एसिड 1 है, उसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। कोई दूसरा कंटेनर है, उसमें एसिड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, एसिड 2 है, मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है बेटा। ठीक, एक तीसरा कंटेनर लिया, उसमें कोई बेस 1 लिया, कोई बेस 1 लिया, जैसे NaOH ले लिया, तो इसकी मोलरिटी m3 है, वॉल्यूम v3 है। और कोई चौथे कंटेनर में कोई बेस नंबर 2 लिया, जैसे NaOH लिया, COH का होल ट्वाइस ले लिया, या MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, कोई बेस ले सकते हो, इसकी मोलरिटी m4 है, वॉल्यूम v4 है। आपने एक चौथा कंटेनर लिया, इन चौथे कंटेनर में सॉरी पांचवें कंटेनर में इन सबको आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपसे कह रहे हैं कि रिजल्टेंट मोलरिटी कितनी होगी और सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये पूछता है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई सालों से लगातार आ रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अब नहीं करेगा मेरे होते हुए। कैसे करोगे, सबसे पहली बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। कैसे निकालेंगे, m1v1 प्लस m2v2। अगर और एसिड होगा तो उनके और जोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड में जितने भी एसिड होंगे इनके m1v1 m2v2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालेंगे। मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस कैसे, m3v3 प्लस m4v4। अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपसे नॉर्मेलिटी पूछे तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते जाना। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट आ जाएगी, आपको पता होगा, बता चुका मैं। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसके 3 केस बनेंगे बेटा। कितने केस बनेंगे, 3 केस। पहला केस क्या है, अगर यहां पर एसिड की इक्विवेलेंट ज्यादा आते हैं बेस से,
एसिड के इक्विवेलेंट बेस से ज्यादा आते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है बेटा, एसिड के। तो इसकी हम रिजल्टेंट मोलैरिटी बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा ई ऑफ एसिड माइनस ई ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। दूसरी चीज, दूसरा केस क्या है बेटा, अगर यहां पर इक्विवेलेंट जो एसिड के हैं वो बेस से क्या आ जाए, कम आए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा या एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बेटा, ई ऑफ बेस माइनस ई ऑफ एसिड कर देंगे। यहां पर जो ज्यादा होगा उसको कम वाले से माइनस करके अपॉन क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहां पर एसिड और बेस के जो इक्विवेलेंट इक्वल आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया हमारा। बात क्लियर है, सॉल्यूशन मेरा कैसा हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा पूरा जो आज का लेक्चर था वो कंसंट्रेशन पे बेटा बेस था। आपको इसी लेक्चर के साथ आपके नीचे जब आप कमेंट्स को खोलेंगे यूट्यूब, तो उसमें डीपीपी दी होगी, आप उस डीपीपी को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसमें मैं रिटर्न सोल्यूशन भी आप अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा, जो ना आए, अगर आपको रिटर्न सोल्यूशन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बोल दीजिएगा, तो आपको कॉल करके या जैसे भी आपको मैं समझा सकता हूं। ठीक है बेटा, और हर एक एक क्वेश्चन करना है। हमारा टारगेट क्या है, हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, हमें सिलेक्शन लेना, हमारी सिलेक्शन मेरी जिद है, हमें सिलेक्शन दिलाना है और आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे लेंगे इसको, हमें और आपको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपकी इस मेहनत, आपकी मेहनत के साथ माई गुरु की मेहनत आपके साथ है, आपके ऊपर आशीर्वाद है बेटा। अच्छे से मेहनत करो, हम सब आपके साथ हैं। आपकी सफलता हम आपको सफल करके भेजेंगे और आपकी सफलता आपके हाथ रहेगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।